हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी चैप्टर नंबर 11 लक्ष्मीकांत 6th एडिशन से होगा। तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो थोड़ा लीगल है, यानी कि लॉयर्स टाइप का है। इसमें केसेस ज़्यादा हैं, तो आज का चैप्टर ना कह के मैं इसे कहानी के रूप में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ यूं एक्चुअल में, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, लेकिन उस वक्त एक मसला हो गया। सबसे पहला मामला हुआ कि एक शंकरी प्रसाद नाम के आदमी ने कोर्ट में केस कर दिया। ठीक है, तो आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। हुआ यूं कि नेहरू जी चाहते थे कि लैंड एक्विजिशन जो है, जो जमींदार हैं, जो बहुत बड़े बड़े आपके महलवार हैं, जो आपके रानाज हैं, राजाज हैं और बड़े बड़े कास्ट वाले हैं, उनके पास बहुत ज़मीनें थी आज़ादी के बाद। तो नेहरू जी चाहते थे कि उनको सबको समान रूप से ज़मीन मिले। इसके लिए राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, ये एक फंडामेंटल राइट होता था उस वक्त। तो जब नेहरू जी ने ऐसा चाहा कि सबको समान संपत्ति मिले, तो उसके लिए उन्होंने कानून बनाया। उस कानून के अगेंस्ट शंकरी प्रसाद चले गए कोर्ट। अब कोर्ट गए तो कोर्ट ने कहा कि ये तो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त यानी 1951 में ये फंडामेंटल राइट था। ठीक है, तो कोर्ट में ये मामला चल ही रहा था, तब नेहरू जी भागते भागते गए अम्बेडकर जी के पास और दोनों ने मिलकर संविधान का पहला अमेंडमेंट किया, जो कि था राइट टू प्रॉपर्टी को आपका 9th शेड्यूल में डालना। ठीक है, और 9th शेड्यूल को जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखना। ठीक है, अब फिर कहानी चलते चलते आपका फिर आया गोलकनाथ का केस। गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले कहा था काफ़ी चीज़ें, उसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, और 9th शेड्यूल को भी चैलेंज किया। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट जो था वो शांत कहाँ बैठने वाला था, उसने 24th अमेंडमेंट करके इसको चेंज कर दिया। अब ध्यान रखें, ये जो एरा है, ये जो टाइम है, ये आपका स्टार्ट हो गया है इंदिरा गांधी का। ठीक है, इंदिरा गांधी का। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना है, 25th और 26th अमेंडमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप प्री के लिए देख लीजिएगा। ठीक है, तो गोलकनाथ केस में आपका ये रिवर्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बट पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया फिर से और इसे बदल दिया। अब आया आपका इंदिरा नेहरू गांधी का केस, फेमस केस है काफ़ी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर उस टाइम कहा जाता था, ठीक है, उसके बारे में कहा कि ये संविधान का इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसके तहत आप बहुत कुछ नहीं यूज़ कर सकते हैं। आप हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन की वो अमेंड नहीं कर सकते हैं। उसके बारे में क्या क्या था, फंडामेंटल राइट्स और बाकी चीज़ें आप अमेंड नहीं कर सकते। जैसे आर्टिकल 13 भी कहता है कि अगर कुछ ऐसा हो तो नल एंड वॉइड हो जाता है। अगर आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करते हैं और उसकी वैल्यू ख़त्म होती है फंडामेंटल राइट्स की, तो ये नल एंड वॉइड हो जाता है अपने आप। और ये पिछले केसेस में ऐसा हो गया था। बट पार्लियामेंट कहाँ शांत बैठने वाला था। तो इंदिरा गांधी का समय था वो, या एरा कहिए, इंदिरा गांधी का एरा था। उन्होंने 42nd अमेंडमेंट लाया, बेसिक स्ट्रक्चर को ऐसा कुछ हटा दिया, मतलब सारी चीज़ें अमेंड करने लायक बना दी उन्होंने। ठीक है, और ये 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और 44th अमेंडमेंट, जस्ट फॉर नॉलेज, आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी 42nd अमेंडमेंट की बहुत सारी चीज़ें वापस करता है। तो ये दोनों अमेंडमेंट्स आपको याद होने चाहिए। अमेंडमेंट्स या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, मैंने एक वीडियो बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, आप प्लीज़ उसे देखिएगा। तो फिर आया मिनेर्वा मिल्स का केस। ये जो केसेस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो मेंशन है, ये लैंडमार्क केसेस हैं। एक यूपीएससी एस्पिरेंट को तो पता होना ही चाहिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनको क्यूरियोसिटी है, इंटरेस्ट है कि कैसे हमारा संविधान या जो हमारा सुप्रीम कोर्ट आज है, जो मेच्योर स्टेज में है, वो किस तरह से पहुंचा, उसके लिए भी ज़रूरी है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, मिनेर्वा मिल्स केस में एक लैंडमार्क जजमेंट आता है
की बेसिक फीचर जो है वो आप अमेंड नहीं कर सकते। ये पूरा उसकी कहानी है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ठीक है। इनफैक्ट 368 भी बेसिक फीचर में ही आता है। फिर वामन राव केस में ये कहानी पूरी एक मेच्योर स्टेज पे यानी कि अंतिम दिशा पे आती है। वामन राव केस आपको याद ही रखना है, इसलिए याद रखना है क्योंकि वामन राव केस में कहा है कि 1973 ये जो डेट है, इसके बाद जितनी कुछ हुई यानी केशवानंदा भारती जजमेंट के बाद 1973 केशवानंदा भारती जजमेंट के बाद जितनी चीज़ें हुई वो सारी जो है आपकी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के तहत आती है। मतलब कोर्ट जो है उसको जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। अब ये कोर्ट के विवेक के ऊपर है कि वो क्या चीज़ जुडिशियल रिव्यू कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। इस केस में ये ऐसा क्लियर हो गया। और आपको एक और चीज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दूं कि 9th शेड्यूल जो है वो भी जुडिशियल रिव्यू में है और ये इस केस में ऐसा फाइनली वर्डिक्ट आ गया था। तो कभी भी कोई जुडिशियल रिव्यू वाला केस या अभी सुप्रीम कोर्ट में आता है तो वो इसको रेफर करते हैं, इस केस को, वामन राव केस को। तो यहाँ दिया गया है क्या क्या चीज़ें जुडिशियल रिव्यू में। पिछले पेजेस में हमने देखा कैसे इवॉल्व हुआ जुडिशियल रिव्यू। यहाँ देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें, सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर, ये सब सारी चीज़ें आपकी जुडिशियल रिव्यू में है। ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस क्या क्या हैं। केशवानंदा भारती केस, इंदिरा नेहरू गांधी केस, पॉपुलरली नोन एज इलेक्शन केस। इस केस में इंदिरा गांधी की जो कुर्सी थी वो खतरे में पड़ गई, जिसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगाया। तो आपको ये केस तो बहुत इंपॉर्टेंट रहना ही चाहिए मेंस के लिए, प्री के लिए भी कभी कभी पूछ देते हैं। मिनर्वा मिल्स केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मंडल कमीशन केस, रिजर्वेशन पे जो केस है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी EWS आया है तो इस तरह से हो सकता है ये पूछ दें। ये एंटी डिफेक्शन वाला केस है, खोलो केस, होलोन केस, ठीक है, कि होलोन केस, इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे आया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। SR बोमोई केस आपको पता होना चाहिए, गवर्नर की पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी डिस्क्रिशनरी है, तो इस डिस्क्रिशनरी पावर को कुछ हद तक यहाँ पे डिफाइन किया है SR बोमोई केस में। तो एक आप काम कर सकते हैं, जैसे आप सारी चीज़ें तो याद रखना मुश्किल है, बट ये कहानी आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा ये केसेस अगर आप मेंशन करेंगे, आप जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसमें ये IR कोलो वाला केस है, 9th शेड्यूल वाला, ठीक है। इसमें कहा गया था, इसी केस में कहा गया था कि 9th शेड्यूल जो है वो भी जुडिशियल रिव्यू में है। दिस इज ऑल्सो अंडर जुडिशियल रिव्यू बट अंडर सर्टेन कंडीशंस। मतलब कोर्ट को ऐसा लगेगा कि 9th शेड्यूल में कुछ चीज़ें हैं जो जिसको जुडिशियल रिव्यू करना चाहिए, तो कोर्ट कर सकती है, ऐसा नहीं है। इसमें एक केस यहाँ मेंशन नहीं है, मैं मेंशन कर देता हूँ, पुट्टास्वामी केस। ये है राइट टू प्राइवेसी वाला। इसको आप गूगल कर ले, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ये आपका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि राइट टू प्राइवेसी यहाँ पे डिफाइन हुई थी। उसके अलावा आपका हाल में केरला वाला जजमेंट जिसमें इंटरनेट पे आया है जजमेंट कि राइट टू यूज ऑफ द इंटरनेट इज इम्पोर्टेंट, राइट टू हैव इंटरनेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट टू यूज फॉर जुडिशियल थिंग, मतलब वो दैट इज इम्पोर्टेंट। आई मीन ये जजमेंट आप एक बार पढ़िएगा, केरला वाला, उसमें था कि आपके पास इंटरनेट का उपयोग करना ज़रूरी है।
अगर आपके पास इंटरनेट है किसी सब इंस्टीट्यूशन में तो आपको इंटरनेट का प्रयोग करने देना चाहिए, ठीक है। इसी के तहत आया है, ये नहीं है कि आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है। अगर ऐसा होता तो अभी आपका जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट नहीं है बहुत अच्छे से, तो ये वाली केस को अप्लाई कर सकते थे। बट यहाँ पे है कि अगर आपके यहाँ इंटरनेट है, सपोज आपके हॉस्टल या आपके घर में, तो आपको उसको यूज़ करने देना चाहिए आपके पढ़ाई के लिए, ठीक है। आगे ये आपका इसमें कुछ खास नहीं है। तो इस चैप्टर में हमने देखा कैसे इवॉल्व हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हाँ, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स में मैंने एक वीडियो बनाया है तो उसे प्लीज़ देखें, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा इसके बाद। थैंक यू।